2014 लोकसभा इलेक्शंस में मोदी लहर आई और तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट को बहा कर ले गई। यूपीए गवर्नमेंट की हार के मेन रीजंस थे 2009 से लेकर 2013 तक हुए अनेक घोटाले, बढ़ता करप्शन और महंगाई। जब 2014 में एनडीए की सरकार आई थी तब लगा था कि देश में बदलाव आएगा, करप्शन कम होगा। एज प्रोमिस्ड बाय द बीजेपी, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज उस प्रॉमिस को 10 साल पूरे हो गए हैं और पहला सवाल दिमाग में आता है कि क्या अच्छे दिन आ गए या नहीं। अच्छे दिनों का तो पता नहीं, पर कुछ दिनों में लोकसभा इलेक्शंस जरूर आने वाले हैं और इसी बीच सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार ने बीते 10 सालों में सिर्फ धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति की है। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि उनकी सरकार ने बीते 10 सालों में देश को नए आयामों पर पहुंचाया है और देश की ग्रोथ को नई डायरेक्शन देने का काम किया है। अब कौन सच्चा और कौन झूठा? बट एज ए रेस्पॉन्सिबल वोटर हमें हमारे सरकार के कामों को रैशनैलिटी और फैक्ट्स के साथ एनालाइज करना होगा और सही सरकार को चुनकर देश में लोकतंत्र को सशक्त करना होगा। वर्तमान सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरी और सरकार कितनी कॉम्पिटेंट है, इसको रैशनैलिटी और फैक्ट्स के साथ समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम सरकार के मेजर फेलियर्स देखेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका वर्तमान सरकार समाधान करने में नाकाम रही, और सेकंड पार्ट में हम सरकार की मेजर सक्सेसेस देखेंगे जहां सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अनबायस्ड है और जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं वो सही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पार्ट 1, मेजर फेलियर्स ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। एनडीए गवर्नमेंट का एक मेजर फेलियर था डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पब्लिकली डीमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender from midnight to night. And on the very next day, शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला और सेंसेक्स में 6% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। पब्लिक में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई और कुछ जगहों पर लोग रिटेल शॉप्स को लूटते नजर आए। उस वक्त भारत कैश बेस्ड इकोनॉमी था और कैश ना होने की वजह से स्मॉल वेंडर्स, वर्कर्स, स्मॉल बिजनेसेस सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उनकी डे टू डे एक्टिविटीज पर डिमोनेटाइजेशन का असर हुआ। लोगों के इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैंसिल हो गए, कई शादियां कैंसिल हुई। लोगों को सब काम छोड़कर कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंकों में पूरा दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ा। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स गाँवों में हुई क्योंकि वहां पर कोई बैंक्स या एटीएम नहीं थे। नोटबंदी से कुछ समय के लिए देश की अर्थव्यवस्था थम सी गई थी और ये जो नोटबंदी का प्रोसेस था इसमें भी सरकार को काफी मॉनेटरी लॉस हुआ क्योंकि नए नोट्स प्रिंट किए गए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एडिशनल फोर्सेस लगाई गई, इन सब में काफी खर्चा हुआ। आरबीआई के अनुसार सरकार को अप्रोक्स 12,000 करोड़ का लॉस हुआ और जो नोटबंदी का उद्देश्य था ब्लैक मनी एंड फेक करेंसी की समस्या सुलझाने का, वो तो वैसे ही फेल हो गया क्योंकि सरकार ने ब्लैक मनी को टारगेट किया पर ब्लैक मनी के रीजंस को टारगेट नहीं किया। जबकि सरकार को ब्लैक मनी फ्यूचर में ना हो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे जो कि नहीं लिए गए और जो प्रॉब्लम थी वो वैसी की वैसी ही है। सरकार की दूसरी मेजर फेलियर है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। साल 2017 में सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी मनपसंद पार्टी को डोनेशन दे सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कुछ इस प्रकार से काम करते थे। कोई बायर या डोनर एसबीआई में कैश डिपॉजिट करता, उस कैश के बदले में एसबीआई उसको बॉन्ड इशू करता है। अब वो डोनर उस बॉन्ड को अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देता था। उसके बाद वो पार्टी बॉन्ड लेकर 15 दिन में एसबीआई में जाती और बॉन्ड डिपॉजिट करके एसबीआई से कैश ले लेती थी। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उन पर बायर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी तो कोई भी करप्शन का पैसा इजीली सरकार को डोनेट कर सकता था और इसीलिए फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वोटर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है। वोटर्स को पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी कहां से फंड्स ले रही है, बट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कहीं भी डोनर का नाम या एड्रेस कुछ मेंशन नहीं होता था और इससे करप्शन को बढ़ावा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद एक और मुद्दा आजकल काफी चर्चा में है कि वर्तमान सरकार ईडी और सीबीआई को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रही है क्योंकि आपको पता होगा अभी रिसेंटली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद से यह मुद्दा काफी जोर पकड़ रहा है। चाहे आप मानो या ना मानो, बट बीजेपी सीबीआई और ईडी को अपने पॉलिटिकल इंटेंशंस के लिए यूज कर रही है और जिनको विश्वास नहीं है वो एक बार जाकर ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस देख लेना। ईडी के डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसमें होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरीज होते हैं जिनको सरकार अपॉइंट करती है और सीबीआई के डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद चेयरमैन होते हैं। तो सीबीआई और ईडी कोई इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं है, उनको एक सर्टेन पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर रहकर काम करना पड़ता है।
और जिनको अभी भी विश्वास नहीं है, एक बार सोच कर देखो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कोई पॉलिटिशियन बीजेपी ज्वाइन करता है तो सडनली उस पर लगे सारे करप्शन के चार्जेस खत्म हो जाते हैं। बीजेपी ऐसा क्या चूरन खिला रही है कि बीजेपी में आते ही पॉलिटिशियंस ईमानदार बन जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में कितने ऐसे बीजेपी के लीडर्स या एमपीज हैं जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है? कोई नहीं। इवन बीजेपी के एक लीडर है संजय पाटिल, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ईडी उनको नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो बीजेपी में है। उन्होंने खुद एडमिट किया है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। इसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट की एक और मेजर फेलियर है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें। 2012 में जब यूपीए गवर्नमेंट पावर में थी और पेट्रोल की प्राइस 73 रुपीज हो गई थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट किया था और कहा था कि यूपीए गवर्नमेंट का ये पॉलिसी फेलियर है। उस समय यूपीए गवर्नमेंट आर्गुमेंट देती थी कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत हाई है, इसलिए प्राइस बढ़ रही है। तो बीजेपी उस समय इस आर्गुमेंट का विरोध करती थी। आज जब बीजेपी पावर में है तो 10 साल बाद बीजेपी भी सेम आर्गुमेंट देती है जिसका 10 साल पहले खुद विरोध करते थे। आपको याद होगा 2014 इलेक्शन कैंपेन्स में बीजेपी ने यूपीए गवर्नमेंट को खूब ट्रोल किया था कि पेट्रोल की कॉस्टिंग सिर्फ 30-40 रुपए है पर सरकार 75 रुपए पर बेच रही है। यूपीए सरकार जनता को लूट रही है। और बीजेपी ने यह तक कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल की प्राइस 50 रुपए तक ले आएंगे। अब उस प्रॉमिस को 10 साल हो गए हैं और अभी तक तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम नहीं हुए हैं और मुझे तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। फिर बात आती है नेबरहुड पॉलिसी की। वैसे तो इंडिया की ग्लोबल लेवल पर डिप्लोमेसी काफी अच्छी रही है और इसका बेनिफिट इंडिया को मिला भी है, पर मुझे लगता है कि करंट गवर्नमेंट नेबर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो पाई। चाइना और पाकिस्तान तो ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट में है, फिर जो बचे उनमें से सबसे पहले इंडिया ने श्रीलंका को खो दिया, फिर मालदीव्स के साथ रिलेशंस बिगड़े और आजकल बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन्स देखने को मिल रहा है। म्यांमार तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, वहां पर तो मिलिट्री रूल है जो प्रो चाइना है। कभी कभी नेपाल भी आजकल इंडिया के अगेंस्ट में बोलने लगा है, तो बचा कौन? सिर्फ भूटान। इंडिया ने भले ही ग्लोबल डिप्लोमेसी अच्छी कर ली हो, पर नेबरिंग कंट्रीज में चाइना इंडिया से एक कदम आगे निकल गया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में इंडिया के सामने जरूर आएंगे। नेक्स्ट फेलियर है पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। 10 साल बीत गए लेकिन एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। अगर कुछ चेंज हुआ भी तो सिर्फ कुछ चैप्टर्स, बट पैटर्न आज भी सेम है। सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो इंट्रोड्यूस की थी पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सेम विद द हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेक्टर में भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है और ये चीज कोविड पीरियड में हम सब ने नोट की थी। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं थी, बेड्स नहीं थे और इवन डेड बॉडीज को मैनेज करना भी बहुत बड़ा टास्क था। थैंक्स टू आवर डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ जिन्होंने अपनी जान दाव पर लगाकर दिन रात अपनी ड्यूटी करी, बट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हेल्थ एंड एजुकेशन किसी भी देश की ग्रोथ के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और भारत के ये दोनों पिलर्स कमजोर हैं, जिस पर एक मजबूत देश बनाना इम्पॉसिबल है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।